सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं सेशन की। अगर आप में से कोई नया बच्चा है जिसको नहीं पता है तो बता दूं, क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो रही हैं। पहले 12 बजे होती थी, अभी ये मॉर्निंग में 9 o'clock जो है अपलोड होंगी। मंडे टू फ्राइडे ये शेड्यूल है क्लासेस का। मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को 3 दिन हम लोग करते हैं एडिटोरियल एंड आर्टिकल। ठीक है, 2025 के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जिससे आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी पे बहुत बढ़िया कमांड बन जाएगी। फिर ट्यूसडे को और थर्सडे को मैं ग्रामर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, तो सफिस्टिकेटेड सेंटेंसेस के ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस के ऊपर उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो यहाँ से अच्छी होगी आपकी ग्रामर। तो इन सभी क्लासेस से आपके इंग्लिश के तीनों एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं, रीडिंग भी, वोकैब भी, ग्रामर भी। रीडिंग वोकैब ग्रामर, रीडिंग वोकैब ग्रामर, रीडिंग वोकैब। ठीक है, रीडिंग वोकैब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि इससे आपकी लैंग्वेज की कोर जो है, फाउंडेशन जो है वो अच्छी होती है। तो अपना फॉलो करते रहिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अपना रेगुलर क्लास लगाइए। मॉर्निंग में सबसे पहले ही इस क्लास को निपटा दीजिए, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए। द ओलिगार्किक थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है। इसका एक बार ओवरव्यू लेते हैं, फिर टॉपिक हम लोग समझेंगे क्या होता है, ये टर्म्स क्या हैं। सुने होंगे आपने, बहुत आसान टर्म्स हैं वैसे तो ये, फिर भी समझाता हूँ। देखो, क्रेसी जो है या फिर जो आर्की वर्ड होता है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर रूल। और जो डेमो है, डेमो का मतलब होता है पीपल। पहले तो इसी को समझो। देखो, डेमोक्रेसी सबको पता है, मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे समझाना ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग जो है राज करते हैं। डायरेक्ट राज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से राज कर रहे हैं। क्यों इनडायरेक्ट तरीके से रूल कर रहे हैं? वो कैसे? क्योंकि हम लोग सारे के सारे जितनी भी भारत देश की जनता है वो पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठती है। हम पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पर रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। जितनी भी भारत की जनता उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, इसलिए उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे पावर जो है जनरली किसके पास है? लोगों के पास है, क्योंकि हम वोट डाल के इलेक्ट करते हैं उनको और वो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब बात आ रही है यहाँ पे ओलिगार्किक की। ऐसे टर्म होता है ओलिगार्की। अच्छा, वैसे ये डेमोक्रेसी, क्रेसी से और वर्ड बताऊँ आपको। आपका ऑटोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी है, सुने होंगे आपने। ऐसी ओलिगार्की में जो ये आर्की वर्ड, अच्छा ये ओलिगार्किक है, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है। नाउन फॉर्म जो होता है वो ओलिगार्की होता है, उसमें भी आर्की है। तो कहने का मतलब कुछ गवर्नमेंट की तो बात हो रही है, ये बात तो सबको ही पता लग गया है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जहां पे कुछ कम लोग या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली वेल्दी या फिर पावरफुल जो लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। किस चीज के लिए? अपने फायदे के लिए। वो डिसीजंस को और पॉलिसीज को मैनिपुलेट करते हैं अपने फायदे के लिए, तो उनका गवर्नमेंट में कंट्रोल होता है कुछ चंद लोगों का। ठीक है, अब यहाँ ओलिगार्किक थ्रेट डेमोक्रेसी के लिए इसलिए बोला है क्योंकि डेमोक्रेसी में जो ओलिगार्की है वो बढ़ती जा रही है। पावर जो है कुछ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो रही है, और ये खतरा है क्योंकि वो डिसीजंस को या पॉलिसीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने फेवर के लिए। जबकि डेमोक्रेसी में फेवर किसको मिलना चाहिए? लोगों को मिलना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजंस या पॉलिसीज आनी चाहिए, लॉज बनने चाहिए। यस और नो? तो उसी के बारे में बात की, मज़ा आ जाएगा, काफ़ी इंसाइटफुल टॉपिक है। पहले एक काम करते हैं, वो क्या आप देखते हैं। सबसे पहला वर्ड देखेंगे, प्रीशियंट। प्रीशियंट एक एडजेक्टिव होता है, ये प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या होगा फ्यूचर के अंदर। अगर आप भविष्यवाणी कर पाते हो तो आप प्रीशियंट है। जैसे वो जो लड़की है वो रिमार्केबली प्रीशियंट है इस चीज़ को लेके, इलेक्शंस के आउटकम को लेके, कि वो बहुत अच्छे से बता सकती है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। तो वो एक तरीके से भविष्यवाणी कर रही है, नॉलेज अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी होगी। प्रोफेटिक कह सकते हैं, क्लेयरवोयेंट कह सकते हैं, विजनरी है, प्रिडिक्टिव है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कोई इन्वेस्टर भी प्रीशियंट हो सकता है जिसको ये नॉलेज है कि मार्केट में अब जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ जाएगा किसी कंपनी का या नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, प्रीशियंट। ये क्लेयरवोयेंट आपने सुना है, ये वो वाले हैं, ये एस्ट्रोटॉक वाले। मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी पूछ रहे हैं लड़के हैं। अगर मेरी शादी होगी तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड से ही होगी या किसी और? अगर है, अगर मेरी शादी होगी तो मेरी गर्लफ्रेंड से ही होगी कि किसी और से होगी? और उनके भी बड़े अजीब अजीब से एड्स आते हैं। क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है? क्या तुम जानना चाहते हो वो वापस आएगी कि नहीं आएगी? अभी शेयर करें अपनी डेट ऑफ बर्थ।
और पहली चैट फ्री है। मतलब कितना तगड़े लेवल का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। उनको भी पता है कि जो एक तो लॉन्डो की बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड बन रही है और अब वो भी छोड़ के चली गई है, तो पगलाया हुआ होगा, करो इमोशनली एक्सप्लॉइट उसे। अब मैनिपुलेशन का लेवल देखो। परपोर्टेडली अगला वर्ड है, एडवर्ब होता है ये। इसका मतलब कोई चीज अपीयर हो रही है ट्रू बट वो है नहीं, मतलब कथित रूप से या तथा कथित तौर पे कोई चीज लग रही है सही है, वो है नहीं। जैसे शी परपोर्टेडली ऑथर्ड द आर्टिकल दो हर नेम इजंट ऑन इट, मतलब वो कह रही है कि उसने इस आर्टिकल को लिखा है बट उस आर्टिकल पे उसका नाम नहीं है। तो कथित रूप से आप कह सकते हैं। जैसे कोई मूवी है, वो उसके प्रोड्यूसर या मेकर्स ये कह रहे हैं कि जो मूवी है ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, बट कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रखा है उसे। तो हम कह सकते हैं कि ये परपोर्टेडली वो क्लेम कर रहे हैं कि ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। समझ में आया? जैसे आप डाइट पे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको वेट लूज करना है, कहने को आप डाइट पे हैं और चाउमिन बर्गर मोमोज पाट रहे हैं, पूरा ठूस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पूरे हैं ऐश ही ऐश। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे? परपोर्टेडली आप डाइट पे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिजिडली है, सपोजिडली है, सीमिंगली है, रिपोर्टेडली है, ये सारे इसके सिनोनिम। अगला है नेसेंट, सुना होगा आपने, बहुत अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव होता है ये। इसका मतलब ऐसी कोई चीज जो अभी अभी एग्जिस्टेंस में आई है या फिर जिसमें आपको ये साइन दिख रहे हैं कि फ्यूचर में वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है, नवजात, फ्यूचर पोटेंशियल जिसके अंदर हो। एवरीवन इन दिस नेसेंट बिजनेस इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद बेसिक इश्यूज। तो नेसेंट बिजनेस हो सकता है कि कोई नई नई फील्ड हो, उस फील्ड में पहले लोगों के पास कोई उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, कोई नई फील्ड मान लो उभर के आई है। एग्जाम्पल के लिए जब ई कॉमर्स नया नया आया था तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि ई कॉमर्स अभी तो बहुत पुरानी हो गई है, जब नई नई आई होगी। ठीक है, कि ये नेसेंट फील्ड है, तो इसमें लोगों को नॉलेज नहीं है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो वैसे जनरली ये प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। पॉलिटिकल पार्टी को आप नेसेंट बोल सकते हो, जो नई नई है, अभी एग्जिस्टेंस में आई है और जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकता है। किसी का सिंगिंग करियर है, वो भी नेसेंट स्टेज में हो सकता है। ठीक है, अच्छा गा रहा है। इंसिपियंट है, बडिंग है, डेवलपिंग है और एम्ब्रियोनिक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर अगला है फॉरबोर्डिंग, बहुत अच्छा है ये। फॉरबोर्डिंग एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब ऐसी फीलिंग कि आपको पता लग जाए कि कुछ बुरा होने वाला है, अशुभ। जैसे उसे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, वो फॉरवर्ड कर पा रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। जैसे आपको भी कभी कभार होता होगा, गट फीलिंग आ रही है कि हाँ कुछ बुरा होने वाला, ऑमिनस, थ्रेटनिंग, सिनिस्टर, मिनेसिंग। ठीक है, जब स्कूल में आपके नंबर कम आए तो आपको पता, घर जाओगे रिपोर्ट कार्ड लेके तो कुछ बुरा होने वाला है, कुछ उड़ता हुआ आएगा। ठीक है, काले बादल घने छाए हुए हैं तो आपको पता है कि तूफान आने वाला है। वैसे स्कूल में नंबर कम आए से मुझे एक बात ध्यान आ गई। छोटे होते ऐसा नहीं होता था कि आपको बाहर खेलने जाना है बट मम्मी आपको जाने नहीं दे रही है। ठीक है, और आप मम्मी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो, मम्मी जान दो ना, मम्मी जान दो ना, मम्मी खेलने जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, 7 बजे तक आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा, और मम्मी मना कर रही है, नहीं जाना। और आप बार बार रिक्वेस्ट मार रहे हो, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मैं है, इस तरीके से जैसे भी पैम्पर करते हैं घर वालों को। ठीक है, इतना इरिटेट कर दिया आपने मम्मी को और मम्मी ने गुस्से गुस्से में कह दिया जा खेला, और आप राजी होके गेट तक पहुंच गए हो और जैसी कुंडी खोली है पीछे से आवाज आ रही है, जा चला जा बट वापिस मत आइयो। और आपको भी पता है कि अगर आप वापिस आ गए तो फिर क्या होगा? फॉरबोर्डिंग, अ फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मैशिनेशन, मशीन मत बोल देना इसे, मशीनेशन नहीं, मैशिनेशन। ठीक है, मैशिनेशन एक नाउन है जिसका मतलब है एक प्लॉट या स्कीम जिसमें आप सामने वाले को हार्म करना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाई सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो मैशिनेशन। वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक मैशिनेशन ही है, प्लॉट है, स्कीम है जिसमें सामने वाले को हार्म कर रहे हैं। हमें अलाउ नहीं करना चाहिए रजीम को, रजीम मतलब गवर्नमेंट को, कि वो कामयाब हो जाए उनके प्लान में, जो उन्होंने खतरनाक प्लान बनाया है जिसमें वो हमको डिवाइड करना चाहते हैं और डिस्करेज करना चाहते हैं। प्लॉट, स्कीम, कॉन्स्पिरेसी और स्ट्रैटेजम इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है मोगुल, मोगुल एक नाउन है, पावरफुल पर्सन को बोलते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में कोई पावरफुल इंसान है, चाहे मूवी में, मीडिया में, इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री में कह लीजिए। जैसे बिजनेस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, तो ये मोगुल है। टाइकून, मैग्नेट, ल्यूमिनरी, टाइटन, पावर ब्रोकर, बैरन, ये सारे उसके सिनोनिम हो जाएंगे। मूवी इंडस्ट्री में बात करूँ तो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, साजिद नाडियाड वाला है, साजिद नाडियाड ही है ना, और कौन है, करण जौहर है, आदित्य चोपड़ा है, और ये जो टीवी पे जो सॉप ऑपरा आते हैं इसमें एकता कपूर है,
बालाजी वाली, है ना। तो ये क्या है, मूवी मॉगल्स, मीडिया मॉगल्स, इंडस्ट्री मॉगल्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है एस्ट्यूट, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब अगर आप किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उसका एडवांटेज ले लेते हैं समझ के, तो आप एस्ट्यूट हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चतुर। जैसे कोई इन्वेस्टर है, सिचुएशन को या मार्केट को बहुत अच्छे से समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंग फिर इन्वेस्ट करता है। कोई बिजनेस वुमेन है या बिजनेसमैन है तो वो भी एस्ट्यूट हो सकता है। श्रूड है, एक्यूट है, शार्प विटेड है और सगेशियस है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। जो किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर ले, असेस कर ले और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करे। अगला है पार्टिसन। पार्टिसन एडजेक्टिव होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाए किसी एक पर्सन के लिए, एक ग्रुप के लिए या आइडिया के लिए, स्पेशली बिना कंसिडर किए उस चीज़ को केयरफुली। पक्षपाती नहीं होते कुछ लोग, कट्टर होते हैं, अंधभक्त होते हैं, उसको हम लोग पार्टिसन कहते हैं। जो कि आप ऐसे कह सकते हैं जो एक पार्टी का फेवर करे वो पार्टिसन है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाले कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है वैसे पार्टिसन। यहाँ लिखा है कि मोस्ट न्यूज़पेपर्स जो हैं वो पॉलिटिकली पार्टिसन है। लोग तो पार्टिसन होते ही हैं, न्यूज़पेपर भी हैं, इवन मीडिया चैनल्स भी पार्टिसन होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई कोई लोग जो एप्पल का मोबाइल है, आईफोन जो है, उसको लेके पार्टिसन होते हैं। मतलब एंड्रॉयड में कितनी भी बढ़िया कोई चीज़ आ जाए बट वो एप्पल को ही पसंद करेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है तो वो पार्टिसन है, ठीक है। बायस्ड है, वन साइडेड है, प्रेजुडिस्ड है और पार्शियल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है विलीफाई। विलीफाई वर्ब है, इसका मतलब कुछ बोलना या लिखना अबाउट इन एन अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, तो किसी के बारे में उल्टी उल्टी बातें बोलना, बदनाम करना, ठीक है। जैसे प्रेस के, मीडिया के द्वारा उसे विलीफाई किया गया कि वो तो एक मॉन्स्टर है, वो तो एक दानव है, ठीक है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एक दूसरे को विलीफाई करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और गंदी गंदी बातें बोलते हैं। किसी सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया पे विलीफाई कर दिया, रोस्ट कर दिया, गंदी गंदी लोग उसके बारे में बातें बोल रहे हैं, एब्यूजिवली डिस्पैरेज कर रहे हैं। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, उसको अनइक्वल फील कराना। डेनिग्रेट है, डिफेम है, मलाइन है, स्लैंडर और कैलमनेट। कैलमिन कैलम इसकी एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे भाई, मेरे को नहीं पता लग रही है क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, गलत नहीं बोलना चाह रहा, एक बार है क्या वैसे, कैलुमनिएट, ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना, चलो जो भी है। आगे देखें, अगला देखते हैं। अब आगे आपके सामने फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब में सबसे पहला है रिंग फेंस। फेंस क्या होती है, अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है, तो रिंग की फॉर्म में बाउंड्री बना ली है कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम प्रोटेक्ट के लिए ही यूज करते हैं जनरली पोर्शन ऑफ मनी, पैसे को आप बचाने की जब बात करते हैं तो आप रिंग फेंस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उस पैसे को कहीं और यूज़ किया जा सके किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। जैसे 500 मिलियन पाउंड जो है उसे रिंग फेंस मतलब प्रोटेक्ट किया गया इम्प्रूवमेंट्स के लिए। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, या कुछ पैसा अलग से रख दिया गया और उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए लगाएंगे, तो उसे आप क्या कर रहे हैं, रिंग फेंस कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। छोटे होते जब आप नानी के घर जाते थे या मामा के घर जाते थे या बुआ के घर जाते थे और आपको पैसे मिलते थे, मान लो 10-20 रुपए मिल गए, तो वो आपकी खर्ची होगी, वो तो आपने खर्च दिए। बट अगर मान लो बुआ ने या मामा ने 100 रुपये दे दिया आपको, 200 रुपये दे दिया, तो वो तो आप खर्च नहीं कर सकते थे। तो मम्मी आपसे ले लेती थी कि बेटा तू मुझे दे दे, जब तेरे को ज़रूरत होगी, कोई चीज़ लेनी होगी तो मैं तुझे दे दूंगी। तो वो रिंग फेंस कर रही है आपके पैसे को, और जब आपको एक्चुअल में चाहिए होते तो मम्मी लौटाओ मेरे पैसे, बेटा इस बार पापा की सैलरी भी कम आई है, तू तो समझदार है, तू तो घर का बड़ा लड़का है, तू तो सब समझता है हम भी फिर इमोशनली बह जाते हैं। ब्लो पास समथिंग, घर में कंट्रीब्यूट करेंगे, घर में सबका साथ देंगे, हैं पापा को टेंशन नहीं होने देंगे ब्लो पास समथिंग का मतलब है किसी को पीछे छोड़ देना। सरपास समवन और एक्सीड समथिंग ईजिली, आप यहाँ पे है, कोई आपसे आगे निकल गया एक तरीके से, ठीक है, ठीक है, ब्रेक नहीं आया क्या इसके अंदर ये भी आगे निकल गया, किसी चीज को आसानी से पार कर जाना, ये स्पेस देना भूल गया। आई हैव जस्ट ब्लोन पास माई कैलोरी लिमिट फॉर द डे, जैसे 2200 से 3000 कैलोरी लिमिट है मैन के लिए, तो 5-5 हजार ठूस रखा है खाना आपने, इतनी कैलोरी लिमिट, मतलब इतनी कैलोरीज आपने कंज्यूम कर लिया है, तो ब्लोन पास कर दिया, जो लिमिट है उससे आप आगे निकल गए एक तरीके से। बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे आप जाम में कहीं फंसे हुए हैं और आप गाड़ी में और बाइक वाला जूम 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 करके निकाल के ले गया, तो सरपास कर गया, आसानी से पार कर जाना, ठीक है। अब आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। पहला है
अप द एंटी, ठीक है, आंटी नहीं है, अप द एंटी। अप द एंटी का मतलब है इंक्रीज कर देना, अप से ही समझ में आ रहा है, इंक्रीज करना, स्टेक्स को दांव बढ़ा देना, या फिर चैलेंज का लेवल जो है वो रेज कर देना। जैसे फाइनल राउंड जो था गेम का, उसमें हुआ क्या, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो डबल कर देंगे प्राइज मनी, दाव बढ़ा दिया भाई, स्टेक्स बढ़ा दिए, अप दी एंटी। ये प्राइस के लिए या कॉस्ट के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी एक्टर को अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, या उसने डिमांड किया किसी मूवी के लिए कि मैं 2 करोड़ लूंगा इस मूवी के लिए, और उसको 2 करोड़ दे दिए प्रोड्यूसर ने एग्जाम्पल के लिए, अब उसको लग रहा है तो मिल गया आसानी से, 3 करोड़ मांग लेता हूं, तो वो अपना प्राइस बढ़ाया ही जा रहा है, कीप डिमांडिंग दी मनी, अप दी एंटी कर रहा है वो, ठीक है। सेंड समथिंग टू अ टेल स्पिन, ये भी बहुत अच्छा है। देखो टेल स्पिन क्या होता है, टेल स्पिन जैसे एयरप्लेन है, जब वो नीचे उतरता है तो वो यूं 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 नीचे उतरता है, ठीक है। एयरप्लेन नीचे उतरने का एक तरीका ये भी होता है, यूं आ रहा है फिर नीचे गोल जूम 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 करके आ रहा है, ऐसे वो टेल स्पिन है, नीचे की तरफ आना। तो कॉज समथिंग टू सडनली फॉल और डिक्लाइन शार्पली, अचानक गिरावट का कारण बनना। तो सेंड समथिंग टू अ टेल स्पिन ये होता है। गेटिंग टेरिबल न्यूज सेंड सम पीपल इन टू अ टेल स्पिन, है ना, किसी के बारे में कुछ अजीब आपको गलत न्यूज, कुछ भयंकर न्यूज आपको मिल गई है तो पागल हो जाते हैं। आपको फैमिली के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ मिली है जिसमें आप पगला गए हैं कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। बट अदर्स जो हैं वो समहाउ अपने आप को काम डाउन कर पाते हैं। यहाँ डिक्लाइन का ये सेंस आ रहा है कि न्यूज़ मिली अब डिक्लाइन हो गया, मतलब आप दिल छोटा हो गया, आप ऐसे उदास से हो गए, मायूस से हो गए, वो ये वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। या फिर चक्कर आ गया आपको और आप नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, वो वाला सेंस आ रहा है। स्टॉक्स के प्राइस में गिरावट आ रही है तब भी हम कह सकते हैं टेल स्पिन हो रहा है वहां पे। ट्वाइलाइट ऑफ समथिंग बहुत अच्छा है भैया, ये ट्वाइलाइट क्या होता है, ये मूवी भी है वैसे, पता होगा आपको। ट्वाइलाइट हम लोग ना अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब होराइजन से जब नीचे चला जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होता आसमान में, केसरिया सा हो जाता है शेड जो है आसमान की सूर्य अस्त होने के बाद, तो वो जो टाइम है वो ट्वाइलाइट का संध्या वाला टाइम, डस्क भी कहते हैं। द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ समथिंग, सूर्य अस्त हुआ है ना, तो अस्त होने का कारण कि कोई भी अस्त हुआ, चाहे सूर्य अस्त हुआ, इंसान अस्त हो गया, जिंदगी में आप अस्त होने वाले मतलब बुढ़ापे में पहुंच गए हो, तो ट्वाइलाइट ऑफ समथिंग। ही स्पेंट हिज ट्वाइलाइट ईयर्स लिविंग विद हिज डॉटर इन ब्रिस्टल, समझ में आया। तो जिंदगी के आखिरी फाइनल स्टेज की यहाँ बात हो रही है, अपनी बेटी के साथ उसने वहां पे बढ़िया बिताया। और लास्ट वाला है ऑर्केस्ट्रा प्ले जोन, इसका मतलब है डिफिकल्टी के बावजूद भी जो लाइफ है, जो एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं, तो हम कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। वो सुना है ना, लाइफ गोज ऑन, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी मुसीबतें आए, बट जिंदगी चलती रहनी चाहिए, मुश्किलों के बावजूद जारी रहना। डेस्पाइट इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के बावजूद भी बिजनेस वर्ल्ड जो है वो चल ही रहा है, रिसेशन आया हो कितना बड़ा, स्ट्राइव कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है रिकवरी के लिए, क्या बिजनेस वर्ल्ड। ऑर्केस्ट्रा प्ले जोन काफ़ी अच्छा है। चलिए ये आर्टिकल आ गया, मैं साइड होता हूँ, आप पहले पढ़ो एक बार। ये आपकी पहली स्लाइड, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापसी, आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, काफ़ी मज़ेदार है, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, माइंड ओपनिंग है। इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, रेल्म का मतलब होता है फील्ड, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले सेंटेंस पढ़ो। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बहुत कम कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रीशियंट रहे और प्रोवोकेटिव रहे हैं जितना कि ओलिगार्की का कंसेप्ट रहा है। अभी समझाता हूँ क्या है। देखो, रेल्म का मतलब फील्ड, पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब है स्टडी ऑफ आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट, अबाउट पावर, अबाउट जस्टिस, इनकी स्टडी करना कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होनी चाहिए, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, कितने लेवल में डिवाइड होनी चाहिए, जस्टिस कौन डिलीवर करेगा। तो इन सब की स्टडी को हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं। जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफीज के एग्जांपल डेमोक्रेसी, मोनार्की, कम्युनिज्म, फासिज्म, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफीज ही हैं ये, ठीक है। कोई लिटरली ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है ना, फिलॉसफीज हैं, तो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी की फील्ड में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स प्रीशियंट रहे हैं। प्रीशियंट का मतलब प्रोफेटिक था वैसे तो, भविष्यवाणी वाला, बट यहाँ फॉरवर्ड थिंकिंग वाला सेंस आ रहा है कि बहुत कम कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहे हैं जो कि लंबे समय तक एग्जिस्ट रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो कि खत्म हो गए हैं, बचे ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है।
कुछ चंद ही बचे हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी कहीं कहीं पे है, कम्युनिज्म है, कुछ कुछ जगहों पे मोनार्की भी है ना। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो खत्म हो गए हैं। तो उनमें से कह रहा है कि बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि प्रीशियंट रहे हैं और प्रोवोकेटिव, मतलब थॉट प्रोवोकिंग रहे हैं। और उनमें से एक कंसेप्ट है ओलिगार्की का नोशन। नोशन मतलब आइडिया। तो ये जो टर्म है इसकी ट्रेस की बात करें तो जो ओरिजिन है वो एरिस्टोटल की ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल आपको पता है ग्रीक फिलोसफर हैं, तो उनकी किताब है पॉलिटिक्स, तो वहां से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। इसका मतलब बता रहा है कि एक गवर्नमेंटल सिस्टम है जहां पे मिनिस्क्यूल मतलब बहुत कम, ऑपुलेंट मतलब अमीर, एलीट क्लास, ठीक है, तो बहुत कम अमीर लोग विल्ड करते हैं, विल्ड मतलब होल्ड करते हैं क्या, डिसप्रपोर्शनेट पावर, मतलब ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे बहुत कम लोगों के पास डिसप्रपोर्शनेट पावर है, मतलब किसी के पास एक है तो इनके पास 99 है। डिसप्रपोर्शनेट, टू लार्ज या टू स्मॉल को बोलते हैं, तो यहाँ टू लार्ज का सेंस है। ये जो पावर ब्रोकर्स हैं, ये पावर ब्रोकर्स हम लोग इन्हीं को ही बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? ये ओलिगार्की वालों को ही बोल रहे हैं हम लोग, ये ऑपुलेंट एलीट क्लास को ही हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो पावर ब्रोकर्स हैं ये कंसिस्टेंटली प्रायोरिटाइज करते हैं खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को, और किसका ध्यान नहीं देते हैं? कलेक्टिव वेलफेयर का, जो कि मैंने आपको इनिशियली समझाया भी था। उसके बाद कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करें, कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न, आज की बात करें, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब पॉलिटिकल डिस्कशन, तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब होता है भरा होना, किस चीज से? अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ ओलिगार्किक टेंडेंसीज इन परपोर्टेडली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, मतलब तथाकथित तौर पे जो सोसाइटी कह रही है अपने आप को कि वो डेमोक्रेटिक है, कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ऐसी जगह पे हमें ओलिगार्किक टेंडेंसी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब डेमोक्रेसी में जहाँ पावर लोगों के पास होनी चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए, लोगों के फेवर में चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ कुछ चंद लोगों के फेवर में है, तो ओलिगार्किक टेंडेंसी देखने को मिल रही है आज भी। फिर एग्जाम्पल दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनकी जो फेयरवेल है वो एड्रेस करती है एम्ब्लेमेटिकली। एम्ब्लेमेटिकली का मतलब होता है प्रतीक है, रिप्रेजेंट कर रही है, वॉर्न कर रही है एक नेसेंट, नेसेंट मतलब नवजात, नया नया, क्या? टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है भाई? ये एक नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में टेक कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, और इन्वेस्टर्स होते हैं, समझ के, बड़े बड़े लोगों का एक नेटवर्क। तो जो बाइडेन की जो फेवल थी उसमें उन्होंने वॉर्न किया था, डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली, तभी बोला एम्ब्लेमेटिकली। क्या वॉर्न किया था? कि एक उभरती हुई अभी टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ना, उससे खतरा, उस कॉम्प्लेक्स से खतरा है किसको? अमेरिकन डेमोक्रेसी को। ये नाम आप समझ पा रहे हो? बड़े बड़े दिग्गजों के नाम अभी आएंगे। हिज वर्ड्स एकोड डाइट आइजनहावर, ये ड्वाइट है, डाइट है, जो भी है देख लेना, अब कौन है मुझे भी नहीं पता ये। तो इनके जो वर्ड्स थे जो बाइडन के, वो बिल्कुल सिमिलर थे। एको का मतलब बिल्कुल सिमिलर थे। किससे सिमिलर थे ये? आइजनहावर की जो लेजेंडरी क्वेश्चन थी, किसी टाइम पे आइजनहावर ने भी कोई चेतावनी दी होगी, तो बाइडन की चेतावनी और आइजनहावर की चेतावनी बिल्कुल सेम सेम थी। किस चीज को लेके? अबाउट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो एक टाइम पे आइजनहावर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की थी 6 डेकेड्स पहले, 60 साल पहले। अब ये टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, सेंस वही दे रहे हैं। ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जहां पे मिलिट्री भी एंगेज है, गवर्नमेंट भी एंगेज है, एट द सेम टाइम वेपन्स बनाने वाली कंपनीज भी एंगेज हैं, और ये पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, अननेसेसरी आर्म्स को प्रमोट करते हैं। ये समझ गए? एक बार दोबारा समझेंगे। देखो, जो टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये नेटवर्क्स है टेक्नोलॉजी कंपनीज का, टेक कंपनीज का, गवर्नमेंट्स एजेंसीज का और इन्वेस्टर्स का। ये सब मिलके इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में। तो तभी जो बाइडन ने वार्निंग दी थी, इससे खतरा है अमेरिकन डेमोक्रेसी को। ऐसे ही 60 साल पहले ये जो इनकी लेजेंडरी क्वेश्चन है, ये कोई पर्सन है, इन्होंने चेतावनी दी थी कि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है। 60 साल पहले बोला था ये, तो उसी के जैसा ही है टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ये इनका नेटवर्क होता है, किनका नेटवर्क? मिलिट्री का और आपका गवर्नमेंट का, और ये जो वेपन्स बनाने वाली कंपनी है, समझ के, टैंक्स बनाती हैं, बड़े बड़े आर्म्स जो एम्यूनिशन बनते हैं, तो ये इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिनमें अननेसेसरी आर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं और अपना मुनाफा कमा रहे हैं। समझ गए? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे वार्निंग जो थी उससे कंपेयर किया हुआ, बड़ा
अच्छा है वैसे देखा जाए तो, पैसे मजा आएगा अभी और देखते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओलिगार्की का, मतलब ओलिगार्की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा फैसिनेटिंग सा है। फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग है, और फोरबोर्डिंग मतलब डरावना भी है, चिंताजनक भी है। पहले के टाइम पे जो ओलिगार्क्स हुआ करते थे, ओलिगार्क्स क्या करते थे, पावर को एक्वायर करते थे। कैसे? डायरेक्ट फाइनेंशियल मैशिनेशंस होता था, मतलब स्कीम लगाते थे, किसी न किसी तरीके का वो तिकड़म लगाते थे, षड्यंत्र लगाते थे पूरा का पूरा, और डायरेक्ट मैनिपुलेट करते थे गवर्नमेंट को पैसे पूसे दे दू के। बट अब वो क्या, अच्छा पहले करते कैसे थे वो भी बताया है। दे वुड मेक सब्सटेंशियल पॉलिटिकल डोनेशन, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल डोनेशन, बड़ा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलिटिकल डोनेशन देते थे, और सिंपली वो पब्लिक ऑफिस को ही बाय कर लिया करते थे, मतलब पॉलिटिकल पोजीशन ही खरीद लिया करते थे, कैबिनेट में अपनी जगह बना ली, इतना पैसा दे दिया करते थे। बट आज के टुडेज पावर ब्रोकर्स, ये ओलिगार्क्स को ही बोला है, आज के जो पावर ब्रोकर्स हैं, ये बड़े लोग, ये कुछ चंद लोग जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने अप कर दिया एंटी को, मतलब इन्होंने लेवल बढ़ा दिया अपनी टैक्टिक्स का। टेक मोगल्स, मोगल्स मतलब बड़े बड़े नाम, जैसे कि एलॉन मस्क जो हैं, जेफ बेजोस हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते पॉलिटिक्स को, क्या करते हैं, ये शेप करते हैं एंटायर नैरेटिव। किसके थ्रू? मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और सोशल नेटवर्क के थ्रू। कैसे? अब आपको पता है एलॉन मस्क के पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? एक्स, ट्विटर, ठीक है। मार्क जकरबर्ग के पास कौन सा है? सबको पता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम है। अब आप सोच रहे हो कि जेफ बेजोस के पास तो अमेजोन है, तो इन पे कौन सा प्लेटफॉर्म है? इन पे भी है वॉशिंगटन, क्योंकि इनको और कुछ मिला नहीं, बाकी बड़े बड़ों ने खरीद लिया, तो इनके पास है वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूज़पेपर है ये, यूएसए में बहुत नामी न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो इनके पास है ये। अब ये प्लेटफॉर्म कैसे हैं? यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग हैं, लोग अपने ओपिनियंस इन पे शेयर करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ऐसे केसेस में जब यही इन प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं ये लोग, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ये नैरेटिव ही शेप करते हैं भाई, एंटायर नैरेटिव की, मतलब लोग क्या सोचेंगे, लोगों को क्या विश्वास दिलाना है, लोगों को कैसे प्रोपेगेंडा चला के मैनिपुलेट करना है, ये ऐसे करते हैं कन्विंस, मतलब मैनिपुलेट करते हैं आज के टाइम पे, और पावर इनके हाथ में आ जाती है फिर। तो जब लोगों को ही चला रहे हैं एक तरीके से, लोग कठपुतलियां हैं, यही नचा रहे हैं, तो फिर असली मालिक तो यही हो गए ना। किसके थ्रू? मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क। जैसे इंडिया की बात करूँ तो अंबानी जी के पास भी काफ़ी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क है। CNBC का नाम सुना होगा आपने, न्यूज़ 18 का नाम सुना होगा आपने, फर्स्ट पोस्ट सुना है, वो भी अंबानी जी का, रिलायंस वालों का है। एक और रिवीलिंग और मतलब शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, मनी कंट्रोल सुना है, वेबसाइट है मनी कंट्रोल, काफ़ी फेमस है, वो भी रिलायंस वालों की है। तो ये चाहिए भाई, मनी कंट्रोल तो नाम से ही आ रहा है ना, मनी कंट्रोल पूरा, मतलब इतना दिमाग लगा रहा कि मनी पूरी कंट्रोल कर ली है। मनी कंट्रोल वैसे वेबसाइट का नाम है। चलो, तो और चाहिए भाई, अगर पैसा इतना कमाना है, अंधे लेवल का इतना पैसा कमाना है, तो नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं हो सकता, दुनिया चलानी पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं जेफरी ए विंटर्स, उन्होंने बड़े चालाकी से ऑब्जर्व, मतलब बहुत क्लियरली, चालाकी का यह सेंस नहीं है, क्लियरली और बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है कि जो ओलिगार्क्स होते हैं ना, इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो वेरी करता है, भले ही वेरी मतलब अलग अलग रहता है, मैनिफेस्टेशन मतलब मेथड, बट ये सब के सब एक फंडामेंटल इंपेरेटिव को शेयर करते हैं, मतलब इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या? रिंग फेंस करना है उनकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है दुनिया को पागल बना बना के, है नैरेटिव चला चला के, इन्फ्लुएंस कर करके, एंटायर नैरेटिव शेप कर करके, तो उस पैसे को क्या करना है? रिंग फेंस करना है, प्रोटेक्ट करना है, और फिर इन्वेस्ट करके और पैसा बनाना है, उसको इन्वेस्ट करके और पैसा बनाना है, बस प्रोटेक्ट होती रहे और बढ़ता रहे इनका जो पैसा होता है, इनकी यही सोच होती है। कंटेम्प्रेरी मतलब आज की जो वेल्थ डिफेंस इंडस्ट्री है, वेल्थ डिफेंस इंडस्ट्री का मतलब वही है कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों की बात हो रही है। तो आज की जो वेल्थ डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, ये बहुत आगे निकल गई हैं, किससे? ट्रेडिशनल लॉबिंग से। अच्छा, वेल्थ डिफेंस इंडस्ट्री आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, टैक्सेस से बचा रहे हो, ठीक है, और ग्रो कर रहे हो, कि सरकार के हाथों में नहीं लगने दे रहे हो, लोगों को पता नहीं लगने दे रहे हो कि आपका पैसा कहाँ है और कैसे बढ़ रहा है, तो वेल्थ को डिफेंस करना। तो आज के टाइम की जो वेल्थ डिफेंस इंडस्ट्री है, वो पहले के टाइम के ट्रेडिशनल लॉबिंग से बहुत आगे निकल गई है। कैसे? आज के टाइम पे है क्या? एनकम्पास का मतलब कंटेन करना। आज के टाइम पे भाई सफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज लोग यूज करने लगे हैं, जैसे कि क्रिएट करते हैं ऑफ शोर शेल्टर, मतलब दूसरे देशों में अपना अकाउंट खोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर को, ताकि उनको टैक्स कम भरना पड़े,
और स्ट्रेटेजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, वो तो मैंने बता दिया किसके थ्रू, कैलकुलेटेड मीडिया एक्विजिशन के थ्रू मीडिया को ही एक्वायर कर लेते हैं। हर बड़ा नाम चाहता है, कोशिश करता है कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके पास हो। तो ये बेसिक मुद्दा था, आओ आगे देखते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो प्रोवाइड करवाता है कंपेलिंग केस स्टडी। कंपेलिंग मतलब इंटरेस्टिंग केस स्टडी, किस चीज़ में, ओलिगार्किक ट्रांसफॉर्मेशन में, कि किस तरीके से ओलिगार्की बदल रही है। अगर उसको समझना है तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल देखो। डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट की बात करें तो 13 बिलियनर थे भाई, 13 बिलियनर उनके कैबिनेट में। अब आप सोचो कि कितने तगड़े लेवल का होता होगा फिर मैनिपुलेशन। जो लेवल है वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स पे पहुंच गया। इतनी वेल्थ कभी इतने कम लोगों के पास नहीं थी। इवन अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो बिलियनर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी सब्सटेंशियली था। अब आप देखो पिछली उसमें स्लाइड में ये वॉर्न कर रहे थे, वो टेक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, और यहाँ खुद के में देख लो। तो कहने का मतलब है ये चीज़ सजेस्ट करती है कि ये पार्टिसन फिनोमिनन नहीं है, मतलब ये कोई बायस्ड फिनोमिनन नहीं है कि इसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ओलिगार्किक ट्रेंड देखने को मिलता है, इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप समझ पा रहे हो। और इन सबके बीच में सबसे ज़्यादा पागल किसका बनाया जा रहा है, आम जनता का। ठीक है, तो ये पार्टिसन फिनोमिनन नहीं है बल्कि सिस्टेमिक चैलेंज है। सिस्टेमिक मतलब पूरे सिस्टम के लेवल पे ये प्रॉब्लम है। ग्लोबली सिमिलर पैटर्न्स इमर्ज होते हैं। अब जैसे रशिया की इनफेमस ओलिगार्क है, मुझे नाम नहीं पता बट बता रहा है तो वो ठीक है। चाइना में भी कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी बढ़ते हुए बिलियनर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं इसी ट्रेंड को कि वेल्थ बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आ गई है। और कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब है कि एक स्मॉल कोहोर्ट मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप, अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स का, जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल और मैनेज करते हैं और बड़े आसानी के साथ। अब आगे टेक्नोलॉजी ने टर्बो चार्ज कर दिया है ओलिगार्किक पोटेंशियल को। पहले भी हुआ करती थी जैसा कि वो बता रहा है, बट टेक्नोलॉजी के आ जाने से ये चीज़ और एम्बोल्डन एंड लार्ज हो गई है। अच्छा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तो भाई अलाउ किया एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कंट्रोल को, नरेटिव मैनिपुलेशन को। एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया था। अच्छा, एआई का एग्जाम्पल इन्होंने पता क्यों दिया है, क्योंकि देखो इन लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। ठीक है, आप जैसा कंटेंट देखोगे आपको वैसा और कंटेंट दिखाया जाता है। आपको एक ही टाइप की चीज दिखाई जाएगी। अगर मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराना है और ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये मिले हुए हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो ये एल्गोरिथम को इस तरीके से चेंज करेंगे कि आपको वैसा ही कंटेंट, वैसे ही पोस्ट, वैसी ही स्टोरी, सब कुछ वैसा ही दिखेगा जो इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में होगा जिसको जिताना है। तो कहने का मतलब है एआई के आ जाने से, क्योंकि और डिजिटल प्लेटफॉर्म के आ जाने से जो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कंट्रोल हो पाता है और नरेटिव मैनिपुलेशन हो पाता है। एक सिंगल ट्वीट जो है किसी बिलियनर का, वो स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। सेंड स्टॉक मार्केट्स इनटू अ टेलस्पिन का मतलब है नीचे गिरा सकता है स्टॉक किसी भी कंपनी के। इलेक्टोरल सेंटिमेंट का मतलब होता है कि इलेक्टोरल्स बेसिकली हम उनके लिए यूज करते हैं जो वोटर्स होते हैं, तो उनके भी ओपिनियन को परसुएड किया जा सकता है, उनको भी बदला जा सकता है। स्वे का मतलब है उनको भी चेंज किया जा सकता है, और बहुत ना के बराबर एफर्ट के साथ। और हमको लगता है मेरा मोदी मेरा मोदी, मेरा राहुल मेरा राहुल, मेरा केजरीवाल मेरा केजरीवाल है। मतलब लोग इतने ज़्यादा पागल हैं किसी एक पॉलिटिशियन के पीछे या किसी एक इंसान के पीछे कि जैसे कि वही सब कुछ है और वो जो कर रहा है सही कर रहा है, जबकि पता नहीं है कि कितना तगड़े लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है हमारे साथ। हमें तो इतनी सी भी चीज़ें नहीं पता भाई। जो अपर लेवल पे, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे जो गेम चल रही है, हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हमें बस वही पता है जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है। ये जो न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी फॉलो करते हैं, वो भी जहाँ तक एज फार एज आई एम कंसर्न 10-20% है, 30% होगा। असली गेम तो पता ही नहीं है किसी को क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। चलो जी, दिस रिप्रेजेंट्स अ पावर दैट वुड हैव बीन अनइमेजिनेबल मियर डिकेड्स अगो। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी पावर जो कि पहले के टाइम पे अनइमेजिनेबल होती थी। पहले के टाइम पे भी कुछ कम लोगों के पास पावर होती थी, बट इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी आज के टाइम पे आ गई है। लेकिन हाउ एवर होप इज नॉट लॉस्ट, ऐसा नहीं है कि होप खत्म हो गई है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स, प्रेसिडेंट मतलब पिछले एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं
ये थियोडोर रूजवेल्ट शायद प्रेसिडेंट थे क्या यूएसए के, उनकी ट्रस्ट बस्टिंग क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। देखो, ट्रस्ट बस्टिंग का मतलब है गवर्नमेंट के ऐसे एफर्ट्स जिसमें वो मोनोपोलीज को ब्रेक करते हैं ताकि प्रमोट किया जा सके कंपटीशन, समझ गए। तो ये जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने ट्रस्ट बस्टिंग लेके आए थे, और ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे भी शायद प्रेसिडेंट थे, ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स मतलब बढ़िया पॉलिसीज लेके आए थे। और ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, क्या एग्जिबिट करती हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पुश बैक कर सकते हैं, लड़ सकता है किनके अगेंस्ट, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड पावर है कि पावर कुछ चंद लोगों के हाथ में चली गई है, तो डेमोक्रेसी के पास है वो पावर, वो पोटेंशियल कि वो इनसे लड़ सकता है। तो पास्ट के एग्जांपल देके बताना चाह रहा है कि होप इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पोटेंट मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीडोट है इन ओलिगार्किक एनक्रोचमेंट को। ओलिगार्किक एनक्रोचमेंट मतलब वही कुछ चंद लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है एनजीओज कह लीजिए, एक्टिविस्ट कह लीजिए, प्रोटेस्ट के फॉर्म में कह लीजिए। तो ऐसे पास्ट में भी हुआ है, उखाड़ फेंका है डेमोक्रेसी के अंदर हमने इन सारे टाइप के लोगों को। तो कह रहा है होप इज नॉट लॉस्ट। आखिरी में फिर क्या बोल रहा है, जो ट्वाइलाइट है डेमोक्रेसी का इजंट इनएविटेबल। देखो, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ठीक है। हमको लगता है जैसे ये सारी चीजें हमने देखी सुनी, हमको लगता है कि डेमोक्रेसी तो अब बस डिक्लाइन में है, कुछ नहीं हो सकता, जो ये जो पावर है बस इन्हीं के पास रहेगी, यही कंट्रोल करके रखेंगे। हमको अभी ऐसा ही लग रहा है ना, बट वो कह रहा है कि जो डिक्लाइन है डेमोक्रेसी का, ट्वाइलाइट का मतलब डिक्लाइन, वो अनअवॉइडेबल नहीं है। इन सारी चीजों से मत सोचो कि डेमोक्रेसी तो गई पानी में, है ना, ऐसा नहीं है। विजिलेंस जो है वो क्रूशियल है, उसके ऊपर निगरानी रखना एक तरीके से वो क्रूशियल है। निगरानी किस सेंस में वो बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। जो गार्जियंस है पब्लिक इंटरेस्ट के, जब वही स्पेक्टेटर्स बन जाएं वेल्थ की ग्रैंड परफॉर्मेंस के, तो जो फाउंडेशन है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की वो तो ट्रेम्बल होगी। देखो, गार्जियंस या गवर्नमेंट की बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब हमारी। जब हमारे ध्यान रखने वाले जो गार्जियंस है, जो गवर्नमेंट है, वही स्पेक्टेटर्स बन जाए, बस तमाशा देखते रहें किसका, वेल्थ की ग्रैंड परफॉर्मेंस का। वेल्थ की ग्रैंड परफॉर्मेंस का मतलब है कि वेल्थ को जो ये बड़े बड़े लोग मैनेज कर रहे हैं, अपने फेवर में कर रहे हैं, इन सबको बस देखते रहें, तमाशा देखते रहें, तो जो फाउंडेशन है, जो बेस है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का मतलब डेमोक्रेसी का, वो तो हिलेगा, वो तो ट्रेम्बल करेगा। चैलेंज जो है वो विलीफाई करने में नहीं है इंडिविजुअल एक्टर को, कि गाली मत दो कि ये गवर्नमेंट में ये ऐसा है, बड़ा बड़ा बिलियनर, ये मिलियनर, ये ऐसा है, गाली मत दो इनको, इस कंपनी का मालिक ऐसा है, विलीफाई मत करो, बल्कि रिकंस्ट्रक्ट करो सिस्टेमिक सेफगार्ड को। सिस्टम को ऐसा बनाओ कि इंश्योर किया जा सके कि जो पावर है वो किसके हाथ में रहे, लोगों के हाथ में रहे। और जो ऑर्केस्ट्रा है डेमोक्रेसी का, मतलब जो डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम है वो चलता रहे, बट हमें केयरफुली देखना होगा। क्या, वी मस्ट केयरफुली वॉच हु इज कंडक्टिंग, हमें ये देखना होगा बट डेमोक्रेसी को चला कौन रहा है। तो देखो, इवेंचुअली वी द पीपल हैव द एंटायर पावर। तो हमें बेसिकली ऐसे पॉलिटिशियंस को चूज करना है जो वो सेलिब्रिटी फिगर ना हो, जो जेन्युइनली पब्लिक के लिए काम करे, ठीक है। और थोड़ा और इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है, और अवेयर होने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, ठीक है। बाकी इसके ऊपर बात करने को तो बहुत सारी और भी बातें मैं कर सकता हूँ इसके ऊपर चर्चा आधा पौने घंटे, बट वही वाली बात है, टॉपिक तक स्टिक करके रहते हैं। दिल खोल के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता दो, आज आप क्या कर सकते हैं या आप क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों को लेके, और मेन आइडिया साथ में बताना चाहें, बताना क्या चाहें, बताना ही है, ठीक है जी। जितने भी बच्चे मेन आइडिया लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं सबके पढ़ता हूँ, बड़े बड़े जो कमेंट्स होते हैं मैं सबके पढ़ता हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ट्राई करते हैं मेन आइडिया लिखने का, उनके उनके मेन आइडिया में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, बट भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बोल भी देते हैं कि सर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी या चेंज कर दो। मैं सबके देखो रेक्टिफाई तो नहीं कर पाऊंगा, वो तो यार ऑब्वियस बात है, बट आप लिखते हो तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, तो खुल के अपने ओपिनियंस बताएंगे इसके रिगार्डिंग। चलिए आओ पैसेज के बाद क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बनाएंगे। व्हाट डज टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक रूजवेल्ट टेल अस अबाउट कॉम्बैटिंग ओलिगार्की। तो रूजवेल्ट की जब यहाँ बात हुई थी पैसेज के अंदर, तब आपने क्या देखा था, क्या वो क्या कह रहे थे, ट्रस्ट बस्टिंग की बात हो रही थी ना उस टाइम पे। और जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे उन्होंने क्या किया था, वो भी तो कुछ कर रहे थे ना, वो भी कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स कुछ ऐसा कुछ लेके आए थे, है ना।
तो इससे क्या पता लगता है कि जो स्मॉल पॉलिसी चेंजेस हैं वो वर्क करती हैं। भाई वो बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेके आए थे, छोटी मोटी पॉलिसीज नहीं थी वो ओलिगार्की से कॉम्बैट करने के लिए। सिर्फ बिग प्रोटेस्ट ही चेंज ला सकते हैं ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ओनली बड़े प्रोटेस्ट से ही चेंज आएगा। रूजवेल्ट का एग्जांपल देके बोलता है कि गवर्नमेंट भी या गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं वर्क कर सकते हैं, मतलब काउंटर कर सकते हैं ओलिगार्की को, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रोकती है ओलिगार्क्स को, ऐसा भी कहीं नहीं बोला है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो है वो की है, इनके नाम ही इसलिए दिए थे, वो ये बताना चाहते थे कि उस टाइम पे ये लीडर्स, ये प्रेसिडेंट लेके आए थे ऐसी ऐसी पॉलिसीज जिसमें उन्होंने रोका ओलिगार्की की टेंडेंसी को। बेस्ड ऑन द पैसेज विच स्टेटमेंट आर ट्रू, तो आंसर यहाँ पीछे डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ट्रू बताना है। ओलिगार्किक पावर जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जाता है, नहीं भाई, रशिया में भी था, चाइना में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था। एआई ने एनेबल कर दिया अनप्रेसिडेंटेड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, बिल्कुल। एआई के आ जाने से अब इंफॉर्मेशन कंट्रोल उस पैमाने पे होने लगी है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी, तो सेकंड है। कंटेम्प्रेरी ओलिगार्क्स, मतलब आज के ओलिगार्क्स यूटिलाइज करते हैं क्या नुएंस्ड स्ट्रेटजीज, तगड़ी नए लेवल की स्ट्रेटजीज लगाते हैं और बड़े नुएंस्ड, वैसे बेसिकली बारीक को बोलते हैं। बारीक का मतलब सटल, सटल का यहाँ पे सेंस है कि पता नहीं लगने देते कि क्या हो रहा है। वो ऑफ शेल्टर वाला बताया था आपको, टैक्स मैनिपुलेशन बताया था। तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी ओलिगार्क्स यूटिलाइज करते हैं मोर नुएंस्ड स्ट्रेटजी देन डायरेक्ट फाइनेंशियल मैनिपुलेशन जो कि पहले के टाइम पे हुआ करता था, बिल्कुल सही। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये पोटेंशियली काउंटरैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ हैं और सोशल वर्कर्स हैं, बताया था, और कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, डेफिनेटली। तो पहला नहीं होगा, बाकी सारे हैं। तो 2 3 4 कहाँ है, ये है ना, ये रहा। 2 3 एंड 4 भी आंसर हो जाएगा। ये ईडियम वाला क्वेश्चन है, सेंड इनटू टेल स्पिन। अब आप इस चीज़ को समझो, टेल स्पिन के 2 मीनिंग थे, एक लिटरल एक फिगरेटिवली। लिटरल मीनिंग था वो एयरप्लेन वाला मैंने बताया था, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और जू जू करके ऐसे आ रहा है, ठीक है, स्पिन कर करके। एक फिगरेटिव या फिर आपका मेटाफोरिकल मीनिंग था, इनडायरेक्ट मीनिंग था, जो कि पैसेज में था। वो स्टॉक मार्केट जो है टेल स्पिन में जा सकता, मतलब डिक्लाइन होने का सेंस था। फैमिली की रेपुटेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई है, गिर गई है, इज्जत डूब गई है पूरे, वो रुल गई है उनकी इज्जत है न्यूज़ के बाद। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको वो क्यों कर रहा हूँ, कम हो गई है, अनकंट्रोलेबल तरीके से डिक्लाइन हो गई है उनकी इज्जत। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से जो कम्युनिटी है उनका जॉय डिक्लाइन हो गया। देखो जॉय के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं करते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। जॉय तो पॉजिटिव हो गया ना। ही वेंट इन टू टेलस्पिन ट्राइंग टू चूज वट टू वेयर, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये चूज करते करते वो डिक्लाइन हो गया। ये तो बेहोश होने वाला सेंस दे रहा है, तो बेहोश होने वाला सेंस थोड़ी हमें, डिक्लाइन मतलब ऐसे गिर गया नीचे, ये वाला सेंस थोड़ी देना। तो लिटरल हो गया ना फिर भी सेंस, तो हमें तो फिगरेटिव और इनडायरेक्ट सेंस चाहिए ना। पैसेज में इनडायरेक्ट था ना। जो एयरप्लेन है, एयरप्लेन वाला तो पढ़ते ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट मीनिंग है। एयरप्लेन ने परफॉर्म किया टेल स्पिन एज अ पार्ट ऑफ द एयर शो, तो वो धुआं सा नहीं निकलता पीछे से, जूम 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 करके जाता, तो धुआं भी ऐसे जाता है। तो ये लिटरल मीनिंग है, तो लिटरल तो था ही नहीं ना, ध्यान रखिएगा, फिगरेटिव था। तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, लो बताओ जल्दी से। टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल टॉक्स को ओपन बना दिया और फेयर बना दिया। अरे इससे तो ज़्यादा नैरेटिव का वो सेट कर सकते हो, तगड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स की वजह से। ओपन और फेयर नहीं बनाया है, तो ये नहीं है, पहला नहीं है। इन्फ्लुएंस जो है सुपर रिच का डजंट केयर अबाउट पॉलिटिकल साइड्स, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जो बाइडेन की सरकार है या ट्रंप की, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो जो इन्फ्लुएंस है सुपर रिच का, वो पॉलिटिकल साइड से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये भी गलत है, सॉरी ये सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत है, ये सही ही है ना। जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टेमिक चैलेंज टू डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल पूरे सिस्टम में है ये प्रॉब्लम, और सिस्टम के लेवल पे ठीक करना है। डेफिनेटली 2 और 3 हो सकता है। ओनली इंडिविजुअल बिलियनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओलिगार्क ट्रेंड्स के लिए। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वाला, तो उसमें तो जो आर्म्स बना रही हैं, इम्यूनिशन बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, जरूरी है कि वो बिलियनर होंगे। मैंने उसमें एग्जांपल दिया था आपको मिलिट्री का ही, देश की, वो भी कभी कभी मिली होती है, तो जरूरी है वो बिलियनर है। वो टेक कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल, टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं, तो जरूरी है वो बिलियनर ही होंगी। यहाँ बोला है कि सिर्फ बिलियनर ही जो होती हैं वो ओलिगार्किक ट्रेंड्स लेके आते हैं, नेटवर्क पूरा का पूरा ओलिगार्किक ट्रेंड लेके आता है, ना कि सिर्फ बिलियनर्स।
पावर कुछ लोगों के हाथ में चली जाती है, चंद लोगों के हाथ में, बट वो पावर उनके पास आई कैसे? किसी ना किसी का तो सहारा लिया होगा ना, और भी लोगों का जो कि बिलियनर नहीं है। आप समझे मेरी बात? तो इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल बिलियनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ओलिगार्किक ट्रेंड के लिए। पूरा का पूरा ये नेक्सस है, ठीक है, जिसमें फायदा कम लोगों को होता है, बट होता नीचे वालों को भी है, वो एजेंसीज को भी होता है जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो तो बिलियनर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो 2-3 हो जाएगा, और वैसे भी चौथा था, हाँ 2-3-4 था वैसे भी, चलो कोई बात नहीं, बट हमारा आंसर यहाँ 2 और 3 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका भी आप बताएंगे, ये मैं सिखा देता हूँ। व्हाट डज द फ्रेज ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी? देखो ट्वाइलाइट का मतलब क्या था? अस्त होने वाला था ना, डिक्लाइन वाला सेंस था ना, और ट्वाइलाइट का मतलब था, वैसे तो फाइनल स्टेज होता है इसका मतलब, ठीक है, बट यहाँ डेमोक्रेसी की ट्वाइलाइट की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो कंप्लीट फेलियर तो नहीं है इसका मतलब, परमानेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, या पोटेंशियल डिक्लाइन है, या डेमोक्रेटिक सिस्टम फाइनल स्टेज है। देखो पैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो जब ट्वाइलाइट ऑफ डेमोक्रेसी की बात आई थी तो वहां बोला था कि इज नॉट इनएविटेबल, और अगर पूरे पैसेज में डेमोक्रेसी की स्टेज को देखें तो ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी के चिथड़े उड़ चुके हैं, अब डेमोक्रेसी खत्म है। तो ये तो नहीं बोल सकते डेमोक्रेटिक सिस्टम की फाइनल स्टेज है, ओलिगार्की आ जाने से अब डेमोक्रेसी ही खत्म होने वाली है, बिल्कुल आखिरी है, बस अब हथौड़ा लगने वाला है, ये टूट जाए, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है। बट हाँ ये आ रहा है कि पोटेंशियल डिक्लाइन वाला सेंस है, ट्वाइलाइट का ये वाला सेंस आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी, सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है जी। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश के लिए 2025 के लिए अपडेटेड कोर्स पढ़ना चाहता है, कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश में सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, ग्रामर की प्रैक्टिस, एडवांस प्रैक्टिस और वोकैबुलरी, प्लस कंप्लीट कोर्स के साथ जितने भी प्रीमियम फीचर्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।